तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मन लगाकर अपने एग्जाम का तैयारी करते होंगे। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं थेल्स प्रमेय। इसे हम आधारभूत प्रमेय भी बोलते हैं और ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और इसके आने के चांस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। इसलिए आप लोगों को ये थेल्स प्रमेय सिद्ध करने आना चाहिए ताकि आप एग्जाम में थेल्स प्रमेय को सिद्ध कर पाए और पूरी पूरी 5 नंबर का हकदार बन पाए। इसलिए हम आप सभी को थेल्स प्रमेय को सिद्ध करके बताने वाले हैं। तो इसमें थेल्स प्रमेय पूछने का 2 टाइप होते हैं। पहला टाइप थेल्स प्रमेय लिखकर सिद्ध करें, दूसरा थेल्स प्रमेय ये लिखा हुआ रहेगा और सिद्ध करने के लिए बोलेंगे। यदि आपको थेल्स प्रमेय ये लिखा हुआ रहेगा तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, डायरेक्ट आपको थेल्स प्रमेय सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं थेल्स प्रमेय। तो इसमें थेल्स प्रमेय, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित होते हैं। तो इसमें हम एक त्रिभुज खींचते हैं। इसमें एक त्रिभुज ले लिए ए बी सी। कह रहा है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, तो इस भुजा के समांतर अन्य दो भुजा की बात करेगा तो ए बी के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। तो ए बी भुजा के ये बिंदु और ए सी भुजा के ये बिंदु, और ये बिंदु का नाम रख लेते हैं डी और ई। इन दोनों बिंदु को मिला करके एक रेखा खींचे जो कि बीसी के समांतर है। ये ऐसा थेल्स प्रमेय में कह रहे हैं। तो कह रहा है कि तो ये अन्य दो भुजा यानी ए बी और ए सी एक ही अनुपात में विभाजित होते हैं। यानी ये भुजा और ये भुजा मतलब ए बी और ए सी दोनों एक ही अनुपात में विभाजित हो जाते हैं। कब? जब बीसी के समांतर ए बी और ए सी भुजाओं के अलग अलग बिंदुओं पर एक रेखा खींचे जो कि बीसी का समांतर हो, मतलब यानी ये इनके समांतर हो, तो ये और ये का अनुपात बराबर हो जाएगा इसका और इसका अनुपात। यही सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए देखते हैं इसको। दिया है त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया हुआ है? बी सी समांतर डी, ये त्रिभुज में दिया हुआ है। या तो हम इसको थोड़ा सा एक लैंग्वेज में हम लिख भी सकते हैं। दिया है त्रिभुज एबीसी में भुजा ए बी और ए सी पर 2 बिंदु डी और ई स्थित है। जिसमें बी सी समांतर डी ई, ये दिया हुआ है कि बी सी समांतर है डी ई के। तो हमें दिखाना है, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ए सी।
थेल्स प्रमेय में ये दिखानी है। इसमें कह रहे हैं कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, यानी बीसी भुजा ले लिए, इनके समांतर अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए, जो कि रेखा खींचे हैं डीई, और ये दोनों अलग अलग बिंदु पे है। ए बी पे बिंदु डी है और ए सी पे बिंदु ई है। इन दोनों अलग अलग बिंदु को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। तो इसमें सिद्ध करना है कि ए डी बटे डी बी, यानी जो अनुपात इधर का होंगे वही अनुपात इधर का भी होंगे, यानी ए डी बटे डी बी तो ए ई बटे ई सी, यही सिद्ध करके दिखाना है। तो इसमें एक रचना करना होगा। इसमें एक रचना करते हैं। इसमें रचना क्या करेंगे, डी से लम डाल देंगे और इसका नाम रख देंगे एन, ये लम डाला गया है। और ई से भी लम डाल देंगे ए डी पर, इसका नाम रख देंगे एम, ये लम डाला गया है। तो इसमें डी एन लम ए तथा एम ई लम ए डी खींचे। सिंपल है, क्या किया इसमें, डी से जो है डी एन लम ए और ई एम लम ए डी पे खींचे। और इसमें हम क्या करेंगे, ये बी को ई से मिला देंगे। ये रचना है इसलिए इसको डॉट डॉट से मिलाएंगे और डी को सी से मिला देंगे तथा बी ई और डी सी को मिलाएं। इतना रचना में करना है। अब परमाण, तो परमाण में त्रिभुज का एक जो बेसिक क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। यदि किसी त्रिभुज में ऊंचाई और आधार पता चल जाए तो उसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इसी आधार पर जो है यहाँ पे ये जो लंब है ये तो ऊंचाई हो गया और आधार है, तो इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे हम त्रिभुज में। सिंपल है। त्रिभुज का क्षेत्रफल पता ही होगा आप लोगों को, हाफ गुना आधार, हाफ गुना आधार गुना शीर्ष लंब। शीर्ष लंब बोले या तो ऊंचाई बोले, बात एक ही है। तो हम इसमें करेंगे क्या, त्रिभुज ए डी ई इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और त्रिभुज बी डी ई इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहले त्रिभुज ए डी ई, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, यानी त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, तो क्या होगा, हाफ गुना आधार। यदि हम आधार ए डी लेते हैं तो इसका शीर्ष लंब क्या हो जाएगा, ई एम। देखिए यदि ए डी ई का क्षेत्रफल में अगर ए डी अगर आधार लिए, ये आधार लिए, तो इसका शीर्ष लंब क्या हो जाएगा, ई एम हो जाएगा। तो इसको हम समीकरण नंबर मान लेंगे एक। अगला एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई, बी बी डी ई, बी डी ई का क्षेत्रफल, तो इसका भी क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार। तो इसमें आधार हम बी डी ले लेते हैं
और इस आधार के लिए शीर्षलंब का काम यही करेगा, EM। किसी त्रिभुज में हम बाहर में भी हम शीर्षलंब डाल सकते हैं, जैसे कि समझाएं इसको। जैसे एक त्रिभुज है ABC, इस त्रिभुज जो कि अधिक कोण त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज का जो है हम शीर्षलंब इस तरह से बाहर में हम डाल सकते हैं। उसी तरह त्रिभुज BDE त्रिभुज के लिए जो है ये E और M ये शीर्षलंब ही होगा, जो कि बाह्य शीर्षलंब होगा। तो ये समीकरण 2 हो गया। अब इस दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, त्रिभुज ADM और त्रिभुज BDM दोनों को क्या करेंगे, अनुपात निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो फ्रेंड्स यहां से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर 1/2 गुना AD गुना EM बटे एरिया ऑफ त्रिभुज 1/2 गुना BD गुना EM। तो इन दोनों में से 1/2 कटने वाले हैं, EM कट जाएंगे। तो आगे बचा क्या, इसमें बचे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर AD बटे BD। इसको समीकरण मान लेते हैं 3। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल ये साइड का लेंगे, त्रिभुज AED यही त्रिभुज होगा, क्योंकि इसमें इधर से भी शीर्षलंब डाला गया है और इधर से भी शीर्षलंब डाला गया है। तो अगली बार आधार ले लेंगे AE, तो शीर्षलंब हो जाएगा DM, और उसके बाद अगली बार ले लेंगे त्रिभुज दूसरा CED, ये त्रिभुज, और इसके लिए शीर्षलंब होगा ये DM ही, बाह्य शीर्षलंब। अधिक कोण त्रिभुज में शीर्षलंब त्रिभुज के बाहर होते हैं। अब त्रिभुज AED में यह अब एरिया ऑफ त्रिभुज ले लेते हैं डायरेक्ट AED, यानी ADE त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुना आधार AE हो जाएगा, इसका आधार AE, आधार अगर AE है तो इसका शीर्षलंब हो जाएगा ये DM। फ्रेंड्स यदि ये त्रिभुज ABC त्रिभुज है, अगर ये BC अगर ये आधार है तो इसका शीर्षलंब इस तरह से होते हैं AD। उसी तरह से यदि AE आधार है तो DM उसका शीर्षलंब होगा DN। इसको समीकरण मान लेते हैं 4। दूसरा ले लेंगे त्रिभुज CED, ये त्रिभुज CE और D, ये त्रिभुज CED, एरिया ऑफ त्रिभुज CED हाफ गुना आधार हो जाएगा इसका C और E गुना शीर्षलंब DN, बाह्य शीर्षलंब। इसका समीकरण नंबर मान लेंगे 5। उसी तरह इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकाल लेते हैं। तो समीकरण 4 एवं 5 से, समीकरण 4 एवं 5 से एरिया ऑफ त्रिभुज AED
बटे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज CED बराबर, इसमें 1/2 कट जाएगा, DN कट जाएगा, तो क्या बचेंगे, AE/EC। अगर इन दोनों का अनुपात करेंगे तो 1/2 कट जाएगा और DN कट जाएगा, तो बचेगा क्या, AE/EC। और ये समीकरण मान लेते हैं 6। अब समीकरण नंबर 3 और 6, इसमें दिखाना क्या है, AD/DB, AD/DB या BD, और AD/DB, AD/DB या BD बराबर AE/EC, यानी इन दोनों का अनुपात बराबर है, ये दिखाना है। तो फ्रेंड्स इसमें एक चीज ध्यान देना है कि इन दोनों में ये त्रिभुज ADE या AED, ये दोनों त्रिभुज कॉमन है, तो इन दोनों का क्षेत्रफल तो वही होगा, बराबर होगा। अब दूसरा त्रिभुज बचता है इसमें BDE, ये त्रिभुज, और CED, ये त्रिभुज। यदि इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर बराबर कर देते हैं तो ये अनुपात बराबर हो जाएगा। अगर ये अनुपात दोनों बराबर हो गया तो दाएं तरफ वाला भी बराबर हो जाएगा। तो ये त्रिभुज BDE, ये त्रिभुज, और CED, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों बराबर होगा, क्योंकि दोनों एक ही आधार पर अवस्थित हैं, क्योंकि इसका भी आधार यही है और इस त्रिभुज का भी आधार यही है, यानी एक ही समांतर और एक ही आधार पर स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। यानी दो त्रिभुज यदि एक ही आधार पे हो और एक ही समांतर के बीच में हो तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं एक ही आधार और एक ही समांतर के बीच स्थित दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज CED। तो फ्रेंड्स यहां से अब ADE और AED या AED दोनों तो त्रिभुज एक ही है, इन दोनों में कॉमन आ गया और ये दोनों त्रिभुज भी आपस में बराबर हो गया, यानी समीकरण 3 और 6 में दोनों बाएं तरफ बराबर है तो दाएं तरफ भी बराबर होगा। अब समीकरण 3 एवं 6 से, समीकरण 3 और 6, समीकरण 3 में ये साइड और ये साइड बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये त्रिभुज और ये ऊपर वाला त्रिभुज तो सेम है, एक ही त्रिभुज है, और इन दोनों का त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, मैंने यहाँ दिखा दिए, क्योंकि बराबर इसलिए होगा कि एक ही आधार और एक ही समांतर में है। तो ये बाएं तरफ बराबर है तो दाएं तरफ भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हम चाहें तो एक स्टेप इन दोनों को बराबर करके कटा भी सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, डायरेक्ट हम यहां से लिख देते हैं AD/BD बराबर AE/EC। यही थेल्स प्रमेय है और इसी को सिद्ध करना था। तो ये आसान, बिल्कुल आसान है, ज्यादा खास
है नहीं। और इसके अंतर्गत कुछ अनुपात भी है। इस थ्योरम पर बहुत सारे सवाल बनाने के लिए भी आते हैं। तो ये थेल्स प्रमेय के अनुपात को हम अलग तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि BD बटे AD। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार अनुपात बराबर होंगे, यानी BD और AD लिखे तो बराबर इधर से क्या हो जाएगा, EC बटे AE। हम ऐसा भी लिख सकते हैं समीकरण A। हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं BD, हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं AD या AD बटे BD, और इसमें एक जोड़ देते हैं, और AE बटे EC, इधर भी एक जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ एक जोड़ सकते हैं। तो हम इसको में लिख सकते हैं AD प्लस BD बटे BD बराबर EC यहाँ आ जाएगा, AE प्लस EC बटे EC, यानी अब AD प्लस BD को हम क्या लिख सकते हैं, टोटल AB, यानी AB अब बटे BD बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, टोटल AE और EC दोनों मिल के बन जाएगा AE, यानी AC बटे EC। अब इसको समीकरण नंबर B मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। हम चाहे तो इसको पलट के भी अनुपात लिख सकते हैं, यानी BD बटे AB बराबर EC बटे AC। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सब सेम है, थेल्स प्रमेय ही है। देखिए इसमें जो अनुपात इधर का है वही अनुपात इधर का है, और इसमें भी जो अनुपात इधर का है वही अनुपात इधर का है। और तरह से इसको हम लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AD बटे AB, मतलब AD बटे AB टोटल, जैसे इधर का अनुपात लिए उसी तरह उधर का अनुपात भी लेंगे, बराबर अनुपात लेंगे। तो AE बटे AC, इसको हम पलट भी सकते हैं, समीकरण नंबर इसको हम कुछ भी मान सकते हैं। AB को ऊपर कर देंगे अनुपात, तो AB बटे AD हो जाएगा अनुपात में। अगर AB को ऊपर करेंगे तो अनुपात AB बटे AD है, इधर का भी पलट जाएगा AC बटे AE। तो फ्रेंड्स ये जितना भी थेल्स प्रमेय के ये अनुपात देख रहे हो, तो ये किसी पे भी सवाल आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि केवल इसी अनुपात पे आएंगे, और सब एक ही है, बशर्ते ध्यान देना है कि जो अनुपात एक तरफ का लेंगे वही अनुपात बराबर होना चाहिए। यानी हम ले सकते हैं DB बटे AB, अगर मैंने DB बटे AB लिए तो हमें बराबर लेना होगा AC बटे AC। इस तरह से जो अनुपात इधर का वही अनुपात उधर का, और इस तरह से हम अनुपात लिख सकते हैं, जैसा इसमें देख पा रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये प्रमेय समझ में आया होगा। यदि समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कम से कम वीडियो को पूरा वॉच करें, तभी आपको ये थ्योरम समझ में पूरी तरह से आएंगे। धन्यवाद।